सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं एक एक करके। जो टॉपिक्स हैं लेट्स डिस्कस। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन बता देना वॉइस और ये सब कुछ एकदम क्लियर है कि नहीं। ठीक है। सो आज के जो टॉपिक्स हैं, पहला देखो ये है दैट इज़, जैसे आप जनरल सेंस में जैसे इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें ऐसे एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो। जुडिशरी कंटेक्स्ट में हर साल प्रश्न आता है, जैसे इस बार भी जुडिशियल ओवररीच के कंटेक्स्ट में आया था। फिर ज्योग्राफी का टॉपिक है पॉबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फर्स्ट रॉकी प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अ वाइट डॉर्फ, ये डिस्कस करेंगे। साइंस टेक और ज्योग्राफी दोनों में हो सकता है ये। इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर एक्सपेंशन, ये एक टॉपिक आ जाता है आपका। एनर्जी सिक्योरिटी जीएस पेपर 3, एडल्टली पॉपुलेशन सोसाइटी जीएस पेपर 2। ठीक है, इस पर नोट्स हैं आपके। की कंसेप्ट्स इन जेंडर थ्योरी, जैसे इस बार भी जेंडर इक्वालिटी और ये सब आया था, तो इसलिए ये भी जीएस पेपर 1, एडल्टली पॉपुलेशन सॉरी जीएस पेपर 1 में होगा सोसाइटी वाले पार्ट में। की कॉन्सेप्ट इन जेंडर थ्योरी जीएस पेपर 1 सोसाइटी। मार्बर्ग वायरस, ये आपका जीएस पेपर 3 साइंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। और फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ दैट इज देयर। सो मेंस का क्वेश्चन इफ यू विल सी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन सोशल इंक्लूजन, बहुत सोच के लिखना पड़ेगा। और जैसे ऐसे जब टॉपिक्स पर आप लिखते हो तो इट्स बेटर वी नीड टू बी अवेयर अबाउट सर्टेन फैक्ट्स फिगर, कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो ये आप जरूर से लिखो, 10 नंबर का है। कुछ एग्जांपल जैसे आज का जो पहला टॉपिक है वही उसका एक बड़ा एग्जांपल है। आप अपने आंसर सेंड कर सकते हो सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे, और सौरभ पांडे यूपीएससी.com वेबसाइट आपको विजिट करनी है। लैपटॉप में क्लासेस देखनी है तो लॉगिन बटन, यूट्यूब चैनल, सारे कोर्सेज पर क्लिक करके कोर्स आ जाएगा। अभी एग्रीकल्चर ऑप्शनल का नया बैच आ जाएगा और करंट अफेयर्स का नया बैच आ जाएगा, उनका हिस्सा आप लोग बन जाना। ठीक है। और उसके अलावा एआरसी रिपोर्ट का कोर्स आ जाएगा इस महीने। बाकी कोर्सेज आपके पैरेलली चल ही रहे हैं, उनको आप अपना हिस्सा, जो जहाँ भी आपको प्रिपरेशन का जिस तरीके से आपको ज़रूरत है, ज़रूर से हिस्सा बनना है। और उसके बाद ये नंबर है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप रीच कर सकते हैं, 9057921649। मैसेज आपको करना है। सौरभ पांडे सीसी ऐप जरूर से डाउनलोड करें। 6 तारीख को पहला टेस्ट शेड्यूल्ड है। लगभग 1000 पेज का स्टडी मटेरियल है। 150 पेज का ऑलरेडी अपलोड किया, ऐसे 28 सेट है, हो सकता है 1000 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट इसमें रहेगा। जम के क्वेश्चंस आपको करने हैं, उन क्वेश्चंस को आप करोगे, आप देखना बहुत सारी कंटेंट्स जो है वो आपको रिपीटेड मिल जाएंगे यूपीएससी के पेपर में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप चाहो तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, माई परफॉर्मेंस इन प्रीलिम्स, वहाँ पे आप देखना, वहाँ पे मैंने पूरे स्क्रीनशॉट शो किए थे, वो कंटेंट यहीं से था। वही कंटेंट मैं आपको पुराना लगभग 1.5-2 साल का कंटेंट करके चलेंगे। आखिरी में कुछ भी नहीं हो पाएगा, अगर आप सोचो कि मैं आखिरी में कर लूँगा, नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स के लिए थोड़ा थोड़ा ये जो सेट, एक एक सेट अगर आप निकालते जाओगे, पढ़ना है आपको, पढ़ते जाओगे, इट विल हेल्प यू। साथ में 30 टेस्ट भी हैं, उसी पर बेस्ड आपका टेस्ट भी है। पहला टेस्ट आपका 6 अक्टूबर को है। इथिक्स का कोर्स ऑलरेडी कंटेंट अपलोडेड है, 8 लेक्चर अपलोडेड है, पूरे नोट्स अपलोडेड हैं। इस वीक में सारे वीडियो लेक्चर आ जाएंगे। आपको कोर्स जब आपका मन करे, जब आपको लगता है कि यार इसको खत्म कर लीजिए, 250 नंबर, एक ऐसे 250 नंबर, एक यार 250 नंबर, 500 नंबर हो गया, जस्ट डू इट। ठीक है, तो ये कंप्लीट करो। इस पर आरसी रिपोर्ट भी इंक्लूडेड आपका है। फिर ऐसे का कोर्स है, बाकी कोर्सेज के बारे में जानकारी मैं आपको आखिरी में जो है वो डिस्कस करूँगा। तो देखो, जनरली मैं स्क्रीनशॉट अवॉइड करता हूँ बिकॉज जनरली है ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। देखो टॉपिक्स कैसे निकाले जाते हैं, तो कई थोड़े से आप लोग के मन के अंदर कुछ कन्फ्यूज़न थे, इसलिए मैंने थोड़ा आज इन स्क्रीनशॉट किया है। तो पहला जो टॉपिक है, अगर आप देखोगे, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रीओपन्स आईआईटी डोर फॉर डेली वेजर सन हु कुड, मतलब जो फीस पे नहीं कर पा रहे थे टाइम में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मैंने आपको प्रश्न बनाया सामाजिक इंक्लूजन और रोल ऑफ जुडिशरी की, जब हम बात करते हैं तो उसमें ना बहुत ये सब कुछ एग्जांपल्स, आप जैसे एक डायरी बना लो, उसमें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जजमेंट्स का कुछ एग्जांपल्स रखो। देखो सिलेबस के किस हिस्से पे आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है ध्यान में आपको ये चीज़ें जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इफ़ यू विल सी, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेस्क्यू स्टूडेंट एडमिशन, तो एग्जांपल आपको कोट करना है। देखो इसमें कोई भी आपको किसी का नाम यूज़ नहीं करना है, आप बस ये हाईलाइट कर सकते हो। देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही इंटरवीन किया था स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए एडमिशन में, क्योंकि जो डेडलाइन थी मीट नहीं हो पाई थी, जो पर्टिकुलर फीस थी वो पे नहीं कर पा रहे थे। ऑनरेबल कोर्ट ने जो है इंटरवीन किया है। अब इस चीज़ को देखो, मान लो अब इसको ऑनरेबल कोर्ट को क्यों इंटरवीन करना पड़ा, ये चर्चा का एक विषय बन सकता है। इस पे जो डिफरेंट हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, सरकारी तंत्र है, वो इन्वॉल्व हो सकता था, क्या वहाँ ग्रीवेंसेस एड्रेस हो सकते थे, ये एक सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया, इट्स अगेन आप इसको एग्जांपल के रूप में कोट कर सकते हो।
नेक्स्ट आप देखो ये इमेज फ्रंट पेज के अंदर आपकी आई है। फ्रंट पेज में तो टॉपिक है पॉबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, पॉबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसको आपको याद रखना है। पॉबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर आप यहाँ पे मैप में अगर आप देखोगे तो ये आसाम यहाँ लोकेटेड है। यहाँ पॉबीटोरा और दिबोर बील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसपास लोकेटेड है। ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जानकारी ज्योग्राफी के लिए हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो पॉबीटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके लोकेशन आसाम के अंदर है। कब इस्टाब्लिश हुआ? 1987 में। और वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए जानी जाती है। अब जनरली देखो क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि यार ऐसा मतलब जैसे ऐसे कई बार आजकल देखोगे यूपीएससी का ट्रेंड है कि इनमें से कौन सा जो कि लाइक वी कैन से वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, जो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी फेमस है फॉर वन हॉर्न राइनोसॉर्स, कई एग्जांपल्स दिए जाते हैं। तो उसमें आपको एक मतलब पॉबीटोरा का एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं। सो क्योंकि देखो ये हाई डेंसिटी ऑफ इंडियन राइनोसॉरस के लिए जानी जाती है। अब ये जो इमेज है ना, ये पूछेंगे प्रश्न, अगले साल पूछे, उसके अगले साल पूछे, ऐसे ही प्रश्न बनाते हैं। मैंने आपको जीएस पेपर 1 के सोर्सेज डिस्कस किए हैं। हम लोग के भी सेशन से 20 में से 10 क्वेश्चन हैं मेंस में। जीएस पेपर 1 जिसमें माना जाता है करंट अफेयर्स इतना नहीं है, उसमें 20 में से 10 क्वेश्चन है। वो मैंने आपको शो भी किया हुआ है। अभी मुझे पीडीएफ अगर मिल जाएगा तो मैं अभी शो कर दूंगा। ठीक है, तो वो ऑलरेडी आई हैव शोड, लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, इसलिए ऐसे टॉपिक्स को एकदम ध्यान रखना है। उसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये आपका देखा फ्रिजिड प्लैनेट्स ऑफर ग्लिम्स ऑफ अर्थ, ग्लिम्स ऑफ अर्थ फाइनल फेट, ये एक टॉपिक है। तो साइंस टेक का टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो आप ये देख लो, ये जो इवोल्यूशन है स्टार का, ये ध्यान में रखना है। जैसे नेबुला, नेबुला का मतलब क्या होता है कि जो लाइक फॉर एग्जांपल आप मानो कि ये डस्ट पार्टिकल टाइप जो हैं और एक क्लाउड्स के रूप में होते हैं जहाँ से स्टार बनने का फॉर्मेशन शुरू होता है। तो ये नेबुला है, ये मान लो हाई मास स्टार का फॉर्मेशन होगा, फिर रेड सुपर जायंट बनेगा, बड़ा एक्सप्लोजन होगा, मास बहुत ज़्यादा है सूरज से, तो ये इसका अंत या तो न्यूट्रॉन स्टार के रूप में होगा या फिर ये ब्लैक होल के रूप में। अगर मास ज़्यादा नहीं है तो ये वाइट डॉर्फ के रूप में एंड होता है। तो आप ये देखो वाइट डॉर्फ भी ये आप मानो कि स्टार का बुढ़ापा है या अंत है, ये वाइट डॉर्फ, ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार। अब देखो यहाँ पे अगर ये इवोल्यूशन को इफ़ यू हैव स्टडीड, तो यहाँ पे आप देखो कि यू हैव दिस लाइक द फर्स्ट रॉकी प्लैनेट ऑर्बिटिंग अ वाइट डॉर्फ। रॉकी प्लैनेट की बात करें तो पहले फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिटेक्टेड ऑर्बिटिंग अ वाइट डॉर्फ स्टार। पहला ऐसा आप कह सकते हैं प्लैनेट को डिटेक्ट किया गया है जो कि वाइट डॉर्फ स्टार के चक्कर लगा रहा है। अब आप ये समझो कि वाइट डॉर्फ स्टार का, जैसे अभी सन, अगर हम अपने सूरज को देखेंगे तो वो एक्टिव है। वाइट डॉर्फ स्टार मतलब जैसे सूरज भी क्या, लाइक जो सन है वो भी एक तरीके का स्टार है। अब क्या है कि जो पहली बार फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अभी डिटेक्ट किया है कि जो मतलब जो स्टार का अंत है, जैसे वाइट डॉर्फ स्टार जो इवोल्यूशन स्टार का आप देखोगे उसका वो अंत है। तो उस एंड में मतलब वाइट डॉर्फ जो स्टेज है उसमें एक रॉकी प्लैनेट ऑब्जर्व किया गया है जो कि वाइट डॉर्फ के चक्कर लगा रहा है। तो इसमें कहा गया कि क्या अंत होगा अर्थ के पोटेंशियल फ्यूचर का, क्योंकि अर्थ भी क्या है, जैसे सन है, सन का अंत भी क्या किस रूप में होगा, सन का अंत भी वाइट डॉर्फ के रूप में होगा, और अर्थ एक रॉकी प्लैनेट है तो वो प्लैनेट उसके चक्कर लगाएगा। तो एक ये चीज़ कंक्लूड की जा रही है कि अगर एक स्टार के ऐसे प्लैनेट चक्कर लगा रहा है जो कि वाइट डॉर्फ स्टेज में है, ऐसे ही सूरज भी वाइट डॉर्फ स्टेज में रीच करेगा और अर्थ उसके चक्कर लगाएगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये फैक्ट्स थोड़ा सा याद रखना है। अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें याद रखना है। एक टर्म आप याद रखना जिसे कहा जाता है दैट इज़ गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन क्या होता है? ऐसा जोन जहाँ पे मतलब सूरज से कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, सूरज से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है वहाँ पे वो हैबिटेबल है, वहाँ पे हम लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। लाइक जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है और लाइफ जो है सस्टेन कर सकती है। तो ये लगभग आप कह सकते हैं कि 2.1 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, करंट ऑर्बिट की अगर बात करें, नाउ एट 2.1 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। अगर प्लानिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें जो अभी ऑब्जर्व किया गया। लेकिन गोल्डी लॉक जोन की जब हम बात करते हैं, इट्स एन हैबिटेबल जोन जहाँ पे लाइफ हम सस्टेन देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि अगर वो इस जोन में कोई प्लैनेट प्रेजेंट है तो वहाँ पे हम लाइफ को सर्च करने का प्रयास आपका करते हैं। तो कहा गया कि जो पृथ्वी है वो भी लगभग 8 बिलियन साल, हम तो 8 बिलियन साल बहुत होता है अभी हमारा, तो इतना टाइम तक हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी फ्यूचर के लिए ये कहा गया कि 8 बिलियन साल बाद ये ऐसी स्थिति अर्थ की भी जो है, अर्थ का अंत भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हैविंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी। ये एक टॉपिक है आपका, एडिटोरियल का टॉपिक है। ठीक है, दिस इज़ एडिटोरियल रिलेटेड टॉपिक। और ये आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी और ऐसे जो टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, इनमें बिल्कुल आपके जो प्रश्न हैं वो फ्रेम हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको शो कर देता हूँ। ये हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, ये एडिटोरियल का आपका टॉपिक है।
तो इसमें इफ़ यूल सी हियर, ठीक है, तो यहाँ पे एडिटोरियल में के अंदर ये टॉपिक पूरा है, इसके नोट्स टाइप मैंने बना दिए, बहुत आसानी से आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स को देखा हुआ है तो ईजिली आप रिवाइज जो है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इस पर हाईलाइट की गई हैं। पहला तो देखो, पहली चीज़ तो देखो, हम ये कहते हैं व्हाट वी से कि हमें किसी भी तरीके से अपना जो भारत को अपना न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर को एक्सपैंड करना है। देखो फ्यूचर क्या है, अगर आपको एनर्जी तो ज़रूरी है ही, आजकल हर चीज़ के लिए एनर्जी का ज़रूरत है। आप घर का अपना इमेजिन करो, इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू, मतलब मैं अभी क्लास ही ले रहा हूँ, आप सोचो कि अगर कुछ दिक्कत हो जाए, लाइट चली जाए, लैपटॉप का चार्जर चला जाए, कुछ भी, तो वहाँ पे क्या होगा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट क्लास। सिमिलरली ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं दैट बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स, जो कि क्या आप कह सकते हो कि लाइक जो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि एनर्जी की नीड को मीट करने के लिए आपको डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करना पड़ेगा। एक तो आपका सोलर एनर्जी है, एक आपका विंड एनर्जी है, बहुत सारी ऐसी है। कोल के ऊपर आपकी निर्भरता आपको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बर्निंग की वजह से काफ़ी अधिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, तो उसको हमें थोड़ा सा रोकना है, वो भी हमारा एक प्रयास है। तो यहाँ पे कहा गया कि हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना है। कोल का अल्टरनेटिव क्या होगा, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ हम एक जा सकते हैं, मतलब अदर देन द रिन्यूएबल्स एनर्जी दूसरे हैं, तो वी कैन ऑल्सो गो टुवर्ड्स द न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर की तरफ हम जा सकते हैं। तो इसमें यूनियन बजट 2024 में इस चीज़ को हाईलाइट भी किया गया था। अभी ऑलरेडी गोल ये चल रहा है कि 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी 2030 तक होना चाहिए। नॉन फॉसिल का मतलब है कि बिना कोल के बर्निंग के हम एनर्जी जो जनरेट कर, उसकी जो कितनी कैपेसिटी हम करें, लगभग 500 गीगावाट, उसमें सोलर विंड भी आएगा और यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी भी हमें इंक्लूड करना है। और ये क्यों करना है, नॉन फॉसिल सोर्स की तरफ हम क्यों जाना है, बिकॉज वी वांट डीकार्बोनाइजेशन, मतलब कि फॉर एग्जांपल कि जो एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस में कार्बन का एमिशन आपका कम से कम हो। तो इस गोल को हमें किसी तरीके से अचीव करना है। अब इस गोल के लिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी जाना है, और जो पार्टनरशिप है प्राइवेट सेक्टर का, वो बहुत मैटर करता है ना, लाइक फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ भारत स्मॉल रिएक्टर्स एंड भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ऐसे छोटे जो मतलब भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर या भारत स्मॉल रिएक्टर्स की बात करें, तो जो पार्टनरशिप है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ऐसे जो रिएक्टर्स उनको डेवलप करना, रिसर्च करना, ये बहुत मैटर करता है। तभी आप कहीं जाके जो न्यूक्लियर एनर्जी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें हैं, एक एक डिस्कस करेंगे इसमें, जैसे प्राइवेट सेक्टर को कैसे हम इन्वॉल्व करते हैं, कई लॉज हैं उनके रिस्ट्रिक्शंस को कैसे हम देखते हैं, सेफ्टी लाइबिलिटी कंसर्न्स हैं। मान लो, क्योंकि देखो न्यूक्लियर एनर्जी है, कुछ भी अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत ह्यूज लॉस कॉज कर सकता है। रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी भी है, किस तरीके से हम रेगुलेट चीज़ों को करते हैं, उससे रिलेटेड कई प्रकार की अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ देयर। फिर इसमें देखो एक एक्ट आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 का, यू हैव दिस एक्ट दैट वी कॉल इट एज एटॉमिक एनर्जी एक्ट। अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल है एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन में, तो अब इसमें आपको थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, बिकॉज एटॉमिक एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इतना अधिक नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ पे यू हैव टू मेक चेंजेस इन दीज एक्ट्स, और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट कैन कंट्रोल ओवर द एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन। इस चीज़ को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सकता है। रिसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसमें भी जो अभी प्राइवेट सेक्टर की जो लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं एटॉमिक एनर्जी के कंटेक्स्ट में, तो वो भी आप कह सकते हैं वो तभी मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शंस वो तभी होगा जब एक सेपरेट लॉ लेकर आया जाए कंडीशंस प्रोविजंस के माध्यम से, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एटॉमिक एनर्जी जो प्रोडक्शन उस पर इन्वॉल्व आपका किया जाए। फिर दूसरा एक सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट है 2010 का। इसमें क्या है कि ये भी, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इसमें देखो अनसर्टेनिटी, देखो इसमें मेनली ये है कि जैसे कोई न्यूक्लियर रिएक्टर हमें देता है, अब वो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लाइबल है ना। जैसे आपने कार खरीदी और कार का एक्सीडेंट हो जाए तो कंपनी लाइबल है कि नहीं, वो एक अलग कंडीशन है। बट इसमें ये एक है कि अगर कोई कंपनी ऐसा इन्वॉल्व है और न्यूक्लियर रिएक्टर बाई किया जाता है और वो कुछ ऐसा मिसहैप हो जाता है किसी ऐसे टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो कि कंपनी उसके लिए जिम्मेदार उसको क्रिएट करने के लिए, तो उसका फिर बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जो लाइबिलिटी सेफ्टी एस्पेक्ट है वो कई कंपनीज़ को थोड़ा सा परेशान करे कि यार अगर हम ऐसा एग्री कर गए तो फ्यूचर में कुछ हो जाएगा तो हम ही पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो वो एक कंसर्न, इसलिए कई लोग एग्री भी नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले ऐसे क्लॉज की वजह से एग्री भी नहीं करेंगे। तो ये भी एक चैलेंज है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 भी है। तो एक तरीके से एक रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके कंटेक्स्ट में देख जाए, एक कॉम्प्रहेंसिव लेजिस्लेशन, एक अच्छा लॉ की जरूरत है। हाई स्टैंडर्ड लाइबिलिटी है फॉर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बड़ी लाइबिलिटी भी है।
प्रॉपर आपको न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। पोटेंशियल इसका यू कैन सी, इसका पोटेंशियल है लगभग $26 बिलियन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। पोटेंशियल अगर देखा जाए, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन के रोल को बढ़ाना जरूरी है, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर जो है नज़र, मतलब इंटरेस्ट डेवलप भी हो रहा है कि ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा आप रिएक्टर डेवलप करो, आप छोटे रिएक्टर्स भी डेवलप जो है वो कर सकते हैं। सो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत मैटर करती है। इसमें कुछ चीज़ें हैं लाइक ट्रांसपेरेंसी लेकर आई जा सकती है। मान लो चेंजेस आए जा रहे हैं, कुछ बदलाव किया जा रहा है, कैसा क्या है, तो वो आरटीआई के माध्यम से भी ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है। और जो भी लाइक जो लाइबिलिटी स्टैंडर्ड्स वो बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। आपको याद हो वो फुकुशिमा वाला जो सुनामी की वजह से डैमेज हुआ था जापान का, तो उसकी वजह से कितना लॉस हुआ था। इवन जो मैराइन लाइफ है, समुद्री जीव है, वो भी अफेक्ट उससे हुए थे। रेडिएशंस उन तक भी रीच किए थे। चाइना ने तक ये कह दिया था कि यहाँ से जो भी फूड, जो सी फूड है उसका कंजम्पशन ऐसा ना किया जाए। और उसमें उसने भी कई सारी फिर दूसरे लेवल पे चीज़ों को डेवलप की थी कि जो सी फूड नीड्स है उनको मीट किया जाए। तो देखो बहुत हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड लाइबिलिटी के कंटेक्स्ट में भी डेवलप करने की ज़रूरत है। और कंपनसेशन लॉ भी ज़रूरी है कि अगर मान लो ऐसा कोई एक्सीडेंट होता है, ये जो रिस्क एसोसिएटेड है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, अगर उसमें कुछ ऐसा दिखता है तो जो भी कंपनसेशन है, दैट कंपनसेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये माइंड मैप टाइप है, इस पर आप रीड कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक जो टॉपिक आपका आता है, दिस इज़ ये हमने कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देखो मैं भी एनालिसिस डालूंगा, जीएस पेपर 2-3 का भी एनालिसिस आपको मिलेगा। एग्रीकल्चर ऑप्शनल बहुत इजी आया था, मतलब बहुत इजी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आया था। मतलब जो हम लोगों ने 450 पेज के नोट्स मात्र किए थे, लगभग 100-110 पेज के आपके वीडियोज़ हैं, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपको उससे मिल जाएंगे। उसका भी मैं एनालिसिस करूँगा, दिखाऊंगा। और नया बैच भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल का आएगा, तो वो फिर आप लोग करना। करंट अफेयर और एग्रीकल्चर ऑप्शनल का नया बैच आपका जल्द आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया सिल्वर डिविडेंड चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। तो ये एडर्ली के कंटेक्स्ट में, एडर्ली पॉपुलेशन चैलेंजेस के कंटेक्स्ट में है। ये टॉपिक आपका सोसाइटी से लिंक्ड हम इसको कर सकते हैं। देखो इनिशियली मैंने सारे टॉपिक्स की लिस्टिंग कौन किससे किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। चलो यहाँ पे एडल्टली पॉपुलेशन चैलेंजेस की बात करें, मतलब जो हमारे बुजुर्ग पॉपुलेशन है उसकी बात की जा रही है। तो देखो आज के टाइम पे मेडिकल कंडीशंस बहुत इंप्रूव हो गई, लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस भी थोड़ा देखोगे लेटर स्टेज में मतलब ध्यान दे ही रहे हैं। तो इससे जो राइजिंग जो शेयर है लॉन्गेविटी ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन भारत और चाइना में बढ़ भी रही है। फिर अब इसमें क्या है कि क्या हम इसको कई कई रिफॉर्म्स के माध्यम से क्या हम इसको, मतलब ऐसा हम ना सोचें कि जनरली क्या होता है कि जो डिपेंडेंसी पॉपुलेशन होती है ना, उसको एक कंसर्न के रूप में भी देखा, जैसे बच्चे या बुजुर्ग को, ऐसा मतलब एक जब डेमोग्राफिक कैलकुलेशन आपकी की जाती है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जितनी वर्किंग पॉपुलेशन होगी वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन सब में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट मान लो 18 से कम एज है या फिर ज़्यादा एज है, 60 के ऊपर एज है, तो वो जो आप कह सकते हैं कि अगर ये पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बहुत अधिक है, जैसे कई देश ऐसे हैं जापान और कई, वहाँ पे प्रोपोर्शन जो बुजुर्ग पॉपुलेशन के बहुत अधिक है, तो फिर इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन है दैट इज़ गोइंग टू रिड्यूस। तो एक कंसर्न रिस्क है, बट कहा गया कि इसे हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं। पहली चीज़ तो देखो हेल्थ केयर कंजम्पशन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, बुजुर्ग पॉपुलेशन तो हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसका अपना एक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। खासतौर से कई सारी जो बीमारियां हैं, है ना, हेल्थ इश्यूज़ बहुत सारे हैं एल्डरली की पॉपुलेशन में फेस करने पड़ते हैं। तो हेल्थ है, सामाजिक, इकोनॉमिक, डिजिटल लेवल पे बहुत सारे लेवल पे इंटरवेंशन जो है करना पड़ेगा। टेली मेडिसिन के कंसेप्ट जैसी चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा। फिर इसमें यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, मतलब डिफरेंट केयर्स होती है ना, ऐसी केयर जिसके बाद से बीमारी ना हो, बीमारी के टाइम पे एक केयर है, बीमारी हो गई है फिर उसके बाद केयर है, नॉर्मल लाइफ है तो उसमें कैसा केयर है, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इसमें आयुष सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि बाद में बॉडी ऐसी हो जाती है कि बहुत सारे केमिकल को हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। उसमें जो आयुष, आयुर्वेदा जैसे जो एरियाज़ हैं उनका डिमांड बहुत बढ़ेगा, तो वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट आपकी होगी। तो इसमें कहा गया कि लगभग ये सिल्वर इकोनॉमी वैल्यू, मतलब लगभग आप देखो 73,082 करोड़ के आसपास ग्रोथ पोटेंशियल आपका रीच किया जा सकता है। और एडल्टली जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर मार्केट सेगमेंट फ्यूचर के अंदर बन सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं लाइक डिजिटल स्किल्स एडल्टली के अंदर, मतलब जैसे जो बुजुर्ग पॉपुलेशन उनको लाइक इफ़ दे वांट टू यूज़ सर्टन थिंग्स, तो उनका डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी, कैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं वो सिखाना, तो उसमें भी अलग अलग फील्ड आ सकती है। अलग अलग मान लो कई कंपनीज हैं वो स्टार्ट कर सकती है इस एरिया में भी, कैसे उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रति थोड़ा सा कंफर्टेबल किया जा सके। कई सारी वेरियस स्कीम का इस्तेमाल किया जा सकता है, कई इंश्योरेंस प्रोडक्ट डेवलप किए जा सकते हैं,
ठीक है। जैसे डिजिटल इंक्लूजन हो सकता है, कई फाइनेंशियल मतलब ऐसे प्रोडक्ट है कि मान लो आपकी एज है 60 के अबाउ, तो उसमें कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है कि इतना प्रीमियर पे करने से कोई हेल्थ इश्यूज फेस हो रहा है या कोई भी ऐसा फाइनेंस सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर किया जा सकता है, ये भी है। फिर मतलब प्रयास करना कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है एल्डरली पॉपुलेशन को, उसको हम किसी तरीके से रिड्यूस करें। फिर नेटवर्क फॉर एल्डरली, ये भी है, पीयर सपोर्ट ग्रुप बनाया जा सकता है। स्टैब्लिशिंग नेटवर्क फॉर द एल्डरली, मतलब अलग अलग जो लोग हैं, जैसे आप पार्क में देखोगे बहुत सारा अपना ग्रुपिंग बनाते हैं, बातें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपका है। कम्युनिटी अवेयरनेस भी एल्डरली नीड्स के प्रति वो भी बढ़ाना जरूरी है। तो जो एल्डरली पॉपुलेशन भारत और चाइना के अंदर बढ़ रही है, तो हमें देखना है कि ये चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अगर देखो इतने स्ट्रक्चर्ड वे में कंटेंट, अब इसमें मतलब इतने आर्टिकल में अगर आप इतने पॉइंट्स याद है आपको, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसमें आप बहुत कुछ, क्या हो गया, इसमें आप जो है बहुत कुछ जो है उसको आप लिख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। तो थोड़ा हैंग हो गया लगता है इसमें। ठीक है, तो एक मिनट में फिर, चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एडल्टली पॉपुलेशन का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट, माइंड मैप में आप रिवाइज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो एक और टॉपिक आपका आता है, दिस इज बेसिकली ऑन जेंडर परफॉर्मेटिविटी, हाउ इट चैलेंजेस द जेंडर बाइनरी। ठीक है, आप देखोगे ऐसे प्रश्न भी यूपीएससी जैसे जीएस पेपर 1 में जेंडर इक्विटी और ऐसे जो टॉपिक्स हैं इस पे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें जागरूक होना चाहिए ऐसे टॉपिक्स के प्रति, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्विटी, इक्वालिटी, इस सब के थोड़ा मतलब एक अंडरस्टैंडिंग टॉपिक का होना चाहिए और प्रश्न बिल्कुल इन पर फ्रेम होता है। तो यही थोड़ा सा है, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को ध्यान देना। जीएस पेपर 1 का मैंने शेयर किया है। जीएस पेपर 1 में आउट ऑफ 20 10 क्वेश्चन हम लोग के सेशन से आए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको हिंदू के सेशन में भी शो किया है, दिखाया हुआ है। और अभी मैं लास्ट में दिखाता हूँ अगर पॉसिबल हो पाएगा। बाकी आप पहले के सेशंस देख सकते हो, मैंने शो किया है उसमें, आप गो थ्रू हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं की कंसेप्ट इन जेंडर थ्योरी। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट को सामने रखा गया है, ये देखो, अगर आप एक कंसेप्ट है, अब किसने इंट्रोड्यूस किया है वो जरूरी नहीं है, दैट इज जेंडर परफॉर्मेटिविटी। तो है ना, तो यहाँ पे एक किताब है उसमें उन्होंने किया था, और इसमें कहा गया कि जेंडर आइडेंटिटी से रिलेटेड एक फिक्स्ड नोशन है, फिक्स्ड चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें कहने का क्या मतलब है, देखो अगर किसी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये मेल है फीमेल है, उसके लिए जो डिफ्रेंशिएशन का बेसिस होगा वो बेसिकली क्या है, वो आपका बायोलॉजिकल है, दैट इज़ बायोलॉजिकल। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज़ नॉट बायोलॉजिकल, दैट इज़ सोशियोलॉजिकल, समाज के द्वारा है। तो अब बहुत सारा मतलब अगर आप सामाजिक इवोल्यूशन को स्टडी करो, आप ऐसा इमेजिन करो कि जब ये बहुत ही इनिशियल फेस में है, तो वर्क का डिवीज़न किस तरीके से चीज़ें की गई होंगी, वर्क का डिवीज़न कैसे हुआ होगा। तो वर्क का डिवीज़न के बेसिस अगर देखा जाए तो पहले के टाइम पे वर्क के डिवीज़न जो है, मान लो कि मैन है तो मसल्स पावर का इस्तेमाल जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस बना कि ठीक है, आदमी है तो जो जो भी है जाके शिकार करेगा या ऐसा कुछ करेगा, ये है।
चाइल्ड रियरिंग और इस टाइप की चीज़ें हैं वो फीमेल को असाइन होंगी। तो धीरे धीरे मतलब जब सामाजिक इवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे ऐसे वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन मसल्स पावर के बेसिस पर किया गया। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ का इंक्लूजन हुआ, ये मसल्स पावर का जो रोल है वो ख़त्म हो गया। अब क्या है कि आप अगर आपका वर्क को डिस्ट्रीब्यूशन करना तो आप मसल्स पावर के बेसिस पे नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा मसल्स पावर सब बना रखा थी, तो यूट्यूब चैनल चला सकते हैं या दरबान की नौकरी कर सकते हैं या कुछ ऐसा गार्ड की नौकरी कर सकते हैं। अब स्किल का ज़माना है, स्किल होना चाहिए उस फील्ड में। अब वो स्किल किसी भी के पास हो सकता है, वो मेल के पास हो सकता है तो उसको काम मिलेगा, फीमेल के पास हो सकता है तो उसको काम मिलेगा। बट हमने क्या किया है कि एक सर्टेन रोल या फिक्स्ड नोशन जो है वो जेंडर से जोड़ के देखा है। और ये चीज़ इतनी बार रिपीट हुई, इतनी बार रिपीट हुई, इतना रिपीट हुई है कि हमने उसको एस्क्राइब्ड कर लिया है। मतलब हमने ये मान लिया कि यार ये जो रोल है, इट इज़ अ रोल ऑफ अ वुमेन, दिस रोल इज़ अ रोल ऑफ अ मैन। तो ये जो स्थिति है ये एक कंटेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं जेंडर परफॉर्मेटिविटी। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में जो है रखना। तो यहाँ पे कहा गया कि जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू रिपीटेड। कोई भी जेंडर कंस्ट्रक्ट कैसे हो रहा है? रिपीटेड एक्शंस एंड डिस्कोर्स और नॉट अ स्टेबल आइडेंटिटी लिंक टू बायोलॉजिकल सेक्स। मतलब कोई भी चीज़ है ना, जैसे आज के टाइम पे सामाजिक लेवल पे चीज़ों को असाइन करते जाना, ठीक है, वो चीज़ की ये जिम्मेदारी इनकी ही होगी। अब इसमें कई क्रिटिक्स हैं, उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ भी किया है। है ना, तो जो जेंडर है, जेंडर नॉर्म्स वेरी कर सकते हैं समय के अनुसार, कल्चर के अनुसार आपके वेरी भी कर सकते हैं, अलग अलग बिहेवियर एस्पेक्ट की बात करें। कई मूवमेंट्स भी इसमें हुए हैं, है ना, आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे कहा गया कि जो कई जगह पे है कि फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि जो है ना, आप कई समाज में जाओगे, कई ऐसे ट्रेडिशनल जगहों पे जाओगे जहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे सोशल नॉर्म्स बहुत ही रिस्ट्रेंड हो, कई जगह फ्रीडम वाला एस्पेक्ट हो, बहुत सारी चीज़। देखो, एक चीज़ मैंने हमेशा से आपको कहा है कि जब हम मेल फीमेल एज अ जेंडर की बात करते हैं तो वो तो ठीक है, आप वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन, सामाजिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी चीज़ें हैं उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। बट सोसाइटी को रन करने के लिए दो चीज़ें, आप इस पर अपना ओपिनियन देना, खासतौर से जो गर्ल्स हैं वो है ना, एस्पिरेंट्स हैं, वो ज़रूर से इस पर अपना ओपिनियन देना, है ना। तो आप ये बताओ कि जैसे दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एक, मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन। मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन को हम कैसे वैल्यू बेस्ड करें, स्ट्रॉन्ग करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने वो चीज़ फोकस नहीं की तो आप सोचो कि मैरिज ही फैमिली, जो कि समाज का बेसिक यूनिट है, उसका हिस्सा है। और समाज में अगर बेसिक यूनिट ही बहुत डिस्टर्ब होगा तो बाकी चीज़ें तो आप सेकेंडरी मानकर चलो। एक तो ये है। दूसरा, जो फेमेनाइन और मस्कुलाइन एस्पेक्ट है लाइफ का, देखो फेमेनाइन और मस्कुलाइन मतलब इट्स नॉट अ जेंडर एस्पेक्ट, इट इज़ बेसिकली जेंडर न्यूट्रल एस्पेक्ट। कोई चीज़ है जिसे हम फेमेनाइन कहते हैं वो किसी मेल पे भी हो सकता है, कोई चीज़ जिसे हम मैस्कुलाइन बोल सकते हैं वो मेल के अंदर। तो देर आर सर्टेन फेमेनाइन और मैस्कुलाइन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो क्या है? सर्टेन वैल्यूज़ जो हैं, दैट इज़ देयर। तो हमें देखना है कि वेदर वी आर ओनली रेस्पेक्टिंग द मैस्कुलाइन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की पावर एंड ये सारी चीज़ें, और एंड वी आर फॉरगेटिंग द फेमेनाइन एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, दैट इज एम्पैथी, किसी के प्रति सहानुभूति, कंपैशन, दैट इज अ फेमेनाइन एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ। तो ये हमें देखना पड़ेगा। इफ़ वी आर नॉट एबल टू मेंटेन इन आवर लाइफ द मैस्कुलाइन एंड द फेमेनाइन एस्पेक्ट, आप मान कर चलो कितना आगे भी बढ़ जाओ, कभी भी हम एक तरीके से एक सामाजिक जो रिश्ते हैं डेवलप करना चाहिए वो नहीं हो पाता। आजकल लोग देखो खूब कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़ी जो है बंगले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उसके अंदर डिस्टर्बेंस है। वाई? बिकॉज देर इज़ वन मेल एंड देर इज़ वन फीमेल, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर रिलेशंस, दे आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर रिलेशंस। और ये प्रपोर्शन बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। नाउ इफ देर इज़ अ डिस्टर्बेंसेस इन द बेसिक रिलेशंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, जो कि कुछ भी रिलेशन हो सकता है, मतलब हस्बैंड वाइफ हो सकता है, फादर सन हो सकता है, डॉटर सन हो सकता है, कोई भी रिलेशन आप देखो, सबका रोल है मेल फीमेल के बेसिस पे अगर आप देखोगे। अगर वो डिस्टर्बेंस होता है तो फिर आप ये मानो कि दुनिया भर की और चीज़ें अपने आप जन्म लेना शुरू कर जाती हैं। डिस्प्यूट है, उसको दूर करने के लिए आपको दूसरा फैमिली कोर्ट्स चाहिए, और ज़्यादा कोई क्राइम हो गया तो कोर्ट्स की ज़रूरत है, और दिक्कत हो गई तो पुलिस की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती जाएंगी। सो इफ़ वी वर्क, इफ़ वी रेस्पेक्ट द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, इफ़ वी प्रोटेक्ट द वैल्यू सिस्टम इंस्ट्राइंड विद द मैरिज, उस चीज़ को कि हम वैल्यू बेस्ड कैसे करें, कैसे इसको और अच्छा करें, तो अगर हम उस चीज़ को प्रोटेक्ट करें बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं।
द आर्टिफिशियलिटी इन आवर लाइफ वो बहुत हद तक आपका रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि आज के समय में क्या है, वी वांट एवरीथिंग, है ना, मेटलिस्टिक एस्पेक्ट में। जैसे मैं भी कई बार कई जगह जाता हूँ, वहाँ पे मैं कई बार चीज़ें ऑब्जर्व, आई ट्राई टू ऑब्जर्व थिंग्स, है ना। तो उसमें चीज़ों को देखना कि किसने कौन सी घड़ी पहनी है, कौन से फ़ोन लिया है, कौन सा कपड़ा पहना हुआ है। और जब उनके बीच में आप रहोगे ना, तो आपको लगेगा यार मैं तो पीछे ही रह गया, ये ऐसे चीज़ें जज होती हैं। ठीक है, सो मेटलिस्टिक एस्पेक्ट, ठीक है, मेटलिस्टिक एस्पेक्ट उसका ग्रोथ हो रहा है। वी आर फोकसिंग ऑन द मेटलिस्टिक एस्पेक्ट, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द मोरल ग्रोथ। अब मोरल ग्रोथ इस वो फैमिली से आएगा। मोरल ग्रोथ की बात करें तो दैट कम्स फ्रॉम द फैमिली। फैमिली में भी अगर आप देखोगे तो उसमें खास तौर से जैसे जो बुजुर्ग है ना, एडल्टली पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, एडल्टली घर में आपके दादा हैं, दादी हैं, नानी हैं, नानू हैं, जो भी हैं, मतलब बड़े बुजुर्ग हैं। आप सोचो आपका बच्चा जब उनके साथ रहेगा तो क्या वैल्यू ट्रांसफ़र उनके अंदर होगी। वो वैल्यू आप, अगर आप वर्किंग है और आपने किसी मेड के को दे दिया कि चलो मेरे बच्चे का ध्यान रखना, खाना खिला देना, वो दिन भर फ़ोन देख रहा है, वो वैल्यू उस पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो केयर और जो वैल्यू ट्रांसफ़र और जो इमोशंस वो सीखेगा अपने जो, मतलब जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके माध्यम से। तो क्योंकि हम लोग न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ मेटलिस्टिक ग्रोथ और मेटलिस्टिक बेसिस पे चीज़ों को डिवाइड करके देखना चाह रहे हैं। और ये जिम्मेदारी देखो मेल और फीमेल दोनों की है। मतलब इट्स नॉट लाइक वी से इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फीमेल और विल से इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेल। तो हमें देखना है कि हम जब हम फ्रीडम शब्द की बात करते हैं ना आज के टाइम पे, तो इट्स नॉट एब्सोल्यूट, ये ध्यान में रखना है। चाहे इट्स अ मेल और इट्स अ फीमेल, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। इफ़ यू आर गेटिंग इंडिविजुअलिस्टिक एंड थिंकिंग कि यार मैं, मेरी फ्रीडम है, ये मेरा हक है, ये मेरे साथ, एंड यू आर ट्राइंग टू टेक फ्यू 4 5 10 एग्जाम्पल्स जो कि एब्रेशंस हैं, एंड ट्राइंग टू जस्टिफाई दोज योर इंडिविजुअलिस्टिक स्टैंड बेस्ड ऑन दैट, तो समहाउ ये चीज़ क्या है, आप तो आइसोलेट होते ही चले जाओगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो रोल हमें प्ले करना चाहिए एज अ फैमिली, एज अ यूनिट के रूप में, वो हम प्ले नहीं कर रहे हैं। और एक समाज को तोड़ने में हमारा एक रोल जो है वो एक प्रकार से बढ़ रहा है। तो ये चीज़ों पे आप थोड़ा सा अपना व्यू पॉइंट दे सकते हो। ठीक है, बाकी आप इसको रीड कर लेना। जेंडर परफॉर्मिटी, इसमें सोशल कंस्ट्रक्शन, कल्चरल वेरिएबिलिटी, इन्फ्लुएंस ऑन मूवमेंट, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइप, ये सब शब्द आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। स्टीरियोटाइप मतलब ये चीज़ हमें दूर करना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक इन दिस डायरेक्शन कि ये सारी चीज़ें स्टीरियोटाइपिंग है ना, मतलब देखो चीज़ें बहुत बदल गई हैं और बदल रही हैं, ऐसा नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं ख़राब, तो कुछ अच्छे भी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आज अगर कोई मेड भी कहीं काम कर रही है ना, तो वो मेहनत करने को तैयार है कि मेरा जो बच्चा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जो है किसी तरीके से एक तरीके से आगे बढ़े, पढ़े लिखे आगे बढ़े। सबकी अब सोच इस तरीके से बन रही है। ये चीज़ है क्योंकि आज के टाइम पे अवेयरनेस बढ़ रही, लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। आजकल ऐसा नहीं है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, सब कोई सब कुछ कर सकता है। इट जस्ट अ केस ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो उस अपॉर्चुनिटी को हमको देखना, ये रिवीजन के लिए है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये एक टॉपिक आपका मारबर्ग वायरस है, प्रीलिम्स को देख लेना। तो ये वायरस के बारे में थोड़ा बेसिक फैक्ट्स आप याद कर लेना, प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकता है। मारबर्ग वायरस की बात करेंगे तो ये एक तरीके से, एक तो फर्टिलिटी बहुत हाई है, मतलब अगर कोई इससे इन्फेक्टेड है तो मरने के चांसेस बहुत हाई हैं इसमें। डिटेक्ट किया गया था 1967 में। मारबर्ग जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है वहाँ पे, और फिर बेलग्रेड में सर्बिया में। तो ये मारबर्ग और ये दोनों ही आपका फिलोविरिडाई फैमिली से हैं, जो डिफरेंट वायरस से हैं बट फैमिली सेम है उनकी। टू डिजीज़ जो है सिमिलर भी एक तरीके से, और इनका जो वो बहुत हाई है, मतलब मोर्टेलिटी रेट जो है बहुत हाई है। ठीक है, इसको आप देख लेना। ये आपका हिंदू सेशन का जो पीडीएफ है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे देख लेना था, हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ सर यूपीएससी, और ये इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। और ये कोर्सेज़ के लिए आप लोग को saurabhpandeyupsc.com वेबसाइट है, वहाँ पे जाके ऑल कोर्सेज़ पे क्लिक करके अपने हिसाब से कोर्स ज्वाइन कर लेना। ऐसे का, एथिक्स का, इन चीज़ों को ख़त्म करो। ठीक है, ख़त्म करो, मतलब एक आइडिया तो लगेगा, पढ़ना स्टार्ट करो। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, इसमें 30 टेस्ट है, 6 तो पुअर को पहला टेस्ट है। फिर आपका कोर्स ऑन कंप्लीट इथिक्स एंड इंटीग्रिटी, इसका कंटेंट मैंने अपलोड कर दिया है, तो इसे ख़त्म करो आप लोग, जिनको अपने समय से, मतलब इसको दिसंबर से पहले इनका आपका इसको कंप्लीट कर लो। नोट्स मैंने 8 लेक्चर ऑलरेडी डाल रखे हैं, पूरे नोट्स डाल दिए इथिक्स के। ऐसे का कोर्स है, वो भी ऑलरेडी आपका चल रहा है, टोटल 50 एसेज हैं। अभी आपको अपना ऐसे अपलोड करना, तीसरा टॉपिक मैंने दे दिया है। चलो क्वेश्चन देख लो। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन सोशल इंक्लूजन, 10 नंबर पे लिखना है, जरूर से लिखो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज का दे रखा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप saurabhpandeyupsc.com वेबसाइट पे भी जा सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।